बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फ़ारूक आपको एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, इल्म हासिल करना और इम्तिहान के अंदर अपने इल्म के जौहर दिखाना, ये हर इंसान की एक देरीना ख्वाहिश होती है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबर लेने के क्या तरीके हैं, यानी हम किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबरों के साथ कैसे पास हो सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स कैसे दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो एक बुनियादी तरीन चीज़ होती है वो उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि जब आप कोई किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, यहाँ मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। जैसे आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक आम सी चीज़ है कि मोबाइल लेके आना मना है, किसी किस्म का कोई गैजेट जो है वो लेके आना मना है। तो आपको इन चीज़ों का जो है ना बुनियादी तौर पे इस चीज़ का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। दूसरी चीज़ जो एक बहुत अहम है, क्योंकि मेरी ख़ुद ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आई है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो पूरी तरह लिखने से कासिर होते हैं। तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होते हैं तो आपका एक बुनियादी तरीन जो फ़र्ज़ बनता है वो यही है कि आप पर्सनल डिटेल्स वो पूरी तरह लिखें और सबसे पहले लिखें, यानी नाम है, रोल नंबर है, अगर कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, डेट है, या व्हाट्सएवर जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी बुनियादी ज़रूरत है, वो आप ज़रूर अपने जो जवाबी आपकी जो वो है कॉपी है या आंसर शीट जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर लिखना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना वो सुस्ती या कमी कोताही जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। तीसरी जो चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर वो है टाइम मैनेजमेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना जाता है कि यार टाइम का पता ही नहीं चला और 3 घंटे पूरे हो गए। तो उसमें टाइम की कमी जो है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। सबसे ये अहम चीज़ ये होती है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम का एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर आपका 3 घंटे का पेपर है और आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फी क्वेश्चंस 45 मिनट्स हैं। आपने 45 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन को पूरा करना है। चले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बेशक ना हो कि भाई मैंने 45 पे हर सूरत में ख़त्म करना है, लेकिन ये है कि आप चले 45 की बजाय 50 में कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने की पोजीशन में हो। अदरवाइज़ होता ये है कि जब आप एक जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो उसमें भी अगर वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 25 से ज़्यादा तो उसमें नहीं मिलने। आपको बहुत अच्छे अगर आप हुए तो आपको 20 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उसके आपके 25 के 25 नंबर जो हैं वो सारे ज़ाया चले गए। तो आपका बुनियादी तरीन जो वो है उसके अंदर वो ये है कि आप टाइम को मैनेज करें। फी क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि मेरे कितने क्वेश्चंस हैं और उसके लिए मेरे पास जो मखसूस टाइम है वो कितना है। अब वो ज़्यादातर होता ये है कि ये जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम जो है उन पे लग जाता है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि जी आप जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चंस भी अपने आंसर शीट पे लिखना शुरू कर देते हैं कि जी क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर के ऊपर और वहाँ पे जो ये ना आंसर शीट के ऊपर उसको दोबारा रिपीट करेंगे और वहाँ पे उसको लिखना शुरू कर देंगे। तो अगर आप वो क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे आंसर शीट के ऊपर तो इससे आपका टाइम ज़ाया होता है, ये टाइम वेस्ट के उसमें ज़ुमरे में आता है। आपको बल्कि पूरा क्वेश्चन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी QUESTION ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप Q लिखें, Q1, Q2, Q3, Q4, तो इससे ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर ना लगाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है जो राइटिंग है उसका स्टाइल आपका बहुत सिंपल होना चाहिए। उसमें अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग वो करते हैं तो उस पर भी टाइम लगता है। बाज़ लोग होते हैं जो बहुत सिंपल जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं और बाज़ लोग होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में लिखते हैं। उनका जो राइटिंग स्टाइल होता है वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसके लिए मैं अक्सर ये एक एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर आप फ़ी वर्ड 1 सेकंड भी एडिशनल लगाते हैं तो आपका नॉर्मली 3 घंटे के पेपर में कम से कम
जो है ना वो आप 1000 वर्ड्स अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर वर्ड के साथ जब आप 1 सेकंड को एडिशनल लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने 1000 सेकंड्स जो है ना उसके अंदर मज़ीद कंज्यूम कर लिए। तो 1000 सेकंड्स को जब आप जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं मिनट्स के अंदर, तो ये कोई 16-17 मिनट्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने 16 से 17 मिनट अपने सिर्फ अपने राइटिंग स्टाइल से जो है ना वो एडिशनल आपको चाहिए। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, तीसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन की उसमें ज़ुमरे में जाके वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें वो कर रहे होते हैं जिनकी किसी भी सूरत में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं हर क्वेश्चन के एंड पे लिख देंगे दी एंड, ठीक है, उसके लिए कोई अलग से वो मार्कर या कोई पॉइंटर वगैरह यूज़ करेंगे। भाई ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास बहुत यानी एडिशनल चीज़ें होती है, लाइक उनके पास 2-3 पेन होंगे, इसी तरह उनके पास कोई पॉइंटर्स होंगे। तो जब आप एक एक को उठाएंगे, दूसरे को रखेंगे, दूसरे को उठाएंगे, तीसरे को रखेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका टाइम इसमें भी लगता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार एग्जामिनर से क्वेश्चन से रिलेटेड पूछते होते हैं। भाई जो आपका एग्जामिनर जो वहाँ पे खड़ा है, हो सकता है कि अगर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्जामिनर का आपके वो एग्जामिनर जो आपको इवेलुएट कर रहा है, जिसने आपकी मार्किंग करनी है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जब आप बार बार क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, इस पर भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो साइड पे लाइनें वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अपना टाइम जो है ना वो लगा रहे होते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं। मेरा आप एज ए जो है ना स्टूडेंट्स को ये एक एडवाइस है कि आप एक एक सेकंड को जो है ना कीमती समझ के उसको कंज्यूम करें। अगर आप एक एक सेकंड का भी ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके पास एक स्टिपुलेटेड टाइम है, उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, बहुत सारे आपसे जो है ना उसके पार्ट्स रह जाएंगे, या आपसे कोई एक आधा मेजर क्वेश्चन रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपके मार्क्स कम होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें फजूल किस्म की जो है ना वो पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने। अच्छा जी, फिर एक चीज़ ये होती है कि प्रेजेंटेशन। यस, प्रेजेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी पेपर के अंदर, कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है पेपर की, आपकी राइटिंग साफ़ है, आपका जो हेडिंग्स हैं वो क्लियर हैं। मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि आप अपने साथ एक ब्लैक मार्कर या पॉइंटर लेके जाएं, जो यूजुअल हो। अनयूजुअल कोई भी चीज़ जब आप पेपर में यूज़ करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसका आपको नुकसान हो सकता है। तो एक नॉर्मल ब्लैक पॉइंटर और एक ब्लैक बॉल पॉइंट और एक ब्लू बॉल पॉइंट, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एक मेजर हेडिंग देते हैं तो वो बेशक आप पॉइंटर या मार्कर से दें। फिर उसके बाद अगर कोई सब हेडिंग आती है तो वो आप बेशक ब्लैक बॉल पॉइंट से दें। और जो है ना अगर कोई सब हेडिंग आती है तो उसको भी आप जो है ना ब्लैक बॉल पॉइंट से दे सकते हैं। और ये है कि पेपर के अंदर आपका जो आंसर है उसके अंदर जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी वो अच्छा वो कंसिडर होता है। उसकी एक रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आप जितने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं तो पहले आप क्या करें कि उसकी एक पूरी एक सीक्वेंस बनाएं। किसी भी क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उससे पहले आपने उसमें क्या क्या डिस्कस करना है उसकी एक पूरी सीक्वेंस बनाएं। वो 5-7 चीज़ें जो आपने वो उसके अंदर मेंशन करनी है अपने आंसर शीट के अंदर, वो आप ज़रूर उसकी एक लिस्ट बनाए रफ के उसमें, और फिर उसकी सीक्वेंसिंग करें कि पहले नंबर पे मैंने इसको डिस्कस करना है, दूसरे नंबर पे इसको डिस्कस करना है, तीसरे नंबर पे इसको डिस्कस करना है। उनके अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए जो भी आप आइडियाज़ या जो भी आप उसके अंदर हेडिंग्स डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई सब हेडिंग बनती है तो वो भी मेंशन करें। उससे ये होता है कि एग्जामिनर को जितना आप फैसिलिटेट करते हैं जो आपकी आंसर जो है बुक के अंदर उसको पढ़ने में जितनी आसानी होती है वो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स देता है। क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है वो एक किस्म का आपका अनसीन राइवल होता है। वो उसके जहन में एक चीज़ होती है कि यार आपने, यानी आपके जहन में होता है कि मैंने उससे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, और उसके जहन में होता है कि ये बच्चा है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है। तो वो आपने उसकी जो परसेप्शन है उसको आपने जो है ना उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करनी है कि अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छी राइटिंग के साथ, अच्छे सीक्वेंस के साथ, जो है ना हेडिंग्स के साथ, और जो आपकी हेडिंग्स है अगर कहीं पे कोई डायग्राम बनती है तो वो डायग्राम पर ज़रूर मेंशन करें उसके अंदर, अगर कोई टेबल बनता है तो वो ज़रूर उसके अंदर डालें। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के अंदर आती हैं। और यूजुअली ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं तो वो भी आप एक ही जगह पे करें।
लेट्स सी आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही जगह पे करें, और हर पार्ट को जो है ना वो साइड की जो आपकी साइड लाइन है जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे थोड़ा सा राइट की तरफ करके आप वहाँ पे उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है उस हिसाब से आप उसको करें। और जहाँ पे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन ख़त्म होता है तो बेशक आप वहाँ पे 2 या 3 लाइनें छोड़ दें, ताकि और नेक्स्ट जो है ना जो क्वेश्चन है वो आगे स्टार्ट करें, ताकि उसको पता चले कि यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है, जो भी है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो एग्ज़ाम के से रिलेटेड बड़ी ही जो है ना इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि क्वेश्चंस के अंदर क्या डिमांड किया गया है। यानी ये है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को समझें, सवाल को समझें कि वो आपसे एग्जामिनर चाहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है। मैं खुद ऐसे मैंने पेपर्स देखे हैं कि क्वेश्चंस कुछ और होंगे और आंसर अपनी मर्ज़ी से कुछ और लिख रहे होंगे। तो भाई ये चीज़ ज़हन में रखना कि मैंने इसके जवाब में लिखना क्या है, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इर्रेलेवेंट लिखेंगे, बेशक बहुत ज़्यादा लिखें, वो उस दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने यही करना है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझें। टेक 1 or 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसको समझें, फिर उसके बाद उसके जवाब की तरफ जाएं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट जो चीज़ बनती है कि आपका जो भी क्वेश्चन है जो आपको सबसे आसान लगे, सबसे पहले आपने वो करना है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है कि एग्जामिनर के माइंड में आपने एक परसेप्शन बिल्ड करना है, आपने एक इम्प्रेशन छोड़ना है उसके जहन में कि यस आई एम ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अच्छा, वो आसान क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें ये भी होना चाहिए कि आपका वो जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव हो, उसके अंदर कोई एक अच्छी जिसे कहते हैं ना एक तो कोई थ्योरेटिकल चीज़ हो उसके अंदर, जिसके ऊपर आपको अच्छा खासा अबूर हासिल हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जो आसान हो, उसको आप पहले करें। और हमेशा याद रखें कि आपका जो स्टार्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छे स्टार्ट के साथ जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो वो अगेन उसके एग्जामिनर जो आपका एवेल्युएटर है जो पेपर चेक कर रहा है उसके जहन में आप एक इम्प्रेशन बिल्ड करते हैं कि यस आई एम ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। इसी तरह जब आपके जो विद इन सेंटेंस आपस में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, और विद इन पैराग्राफ भी एक रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसको जनरली हम कहते हैं कि सिंथेटिक कोहेरेंस होना चाहिए। यानी एक रब्त हो आपके स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं। यूजुअली होता ये है कि स्टूडेंट्स जो है जब आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं दरमियान में वो भूल जाते हैं कि जी मैंने लिखना क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने उसका आंसर क्या करना है। तो उसके लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप अगर पॉइंट्स बनाएंगे कि मैंने 5, 7 या 10 मैक्सिमम 10 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ये पॉइंट्स है, ये मैंने डिस्कस करने हैं, उनको आपने सीक्वेंस भी देना है कि यार मिसाल के तौर पर उसका आपस में भी पॉइंट्स का लिंक होना चाहिए। कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो है ना वो पाकिस्तान में तालीम के मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो उसको इकोनॉमी के साथ रिलेट करें, ठीक है, तो ताकि उनका आपस में भी लिंक बन रहा हो। इसी तरह आपका जो एंड है, क्योंकि उस वक्त जो एग्जामिनर आपका होता है जो पेपर चेक कर रहा है उसका जो रेड बॉल पॉइंट है वो घूमना शुरू हो जाता है कि यार मैंने इसको क्या देने, ठीक है। तो वो आपका एंड भी जो है ना एक लॉजिकल हो और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एंड होना चाहिए आपका। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि एंड के अंदर जो लोग होते हैं वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं कि आई थिंक, इन माई व्यू। प्लीज़ डोंट यूज़ वर्ड आई इन योर पेपर्स, ठीक है। आपने सब्जेक्टिव नहीं होना, अपने ऑब्जेक्टिव ही रहना है, ठीक है। अपना कोई क्लियर कट आपने वो नहीं देना कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए। आप ये लिख सकते हैं कि इट कैन बी सजेस्टेड, ये तजवीज़ दी जा सकती है, बाज़ लोगों का ये ख्याल है। अगर कहीं पे कोई कंपैरिजन ड्रा करना है, लेट्स सी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि जी अगर आपको ये कहा जाता है कि जी जो है ना पाकिस्तान के अंदर नून लीग ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया या पीपल पार्टी ने, तो आपने ये नहीं कहना कि जी पीपल पार्टी बहुत अच्छी थी या नून लीग बहुत अच्छी थी। आप ये उसमें वो करें, कोई एक आधा उसकी फेवर में दें, कोई एक आधा इसके फेवर में दें, ताकि आपको यू नेवर नो द माइंड ऑफ योर एग्जामिनर, जो एवेल्युएटर आपके एवेल्युएटर का जो माइंड है उसका आपको नहीं पता। तो आप अगर क्लियर कट एक तरफ जाएंगे तो वो दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो आपने एक बैलेंस अप्रोच के साथ जाना है। कोई अपनी पर्सनल जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स जो होती हैं वो पेपर में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देना
क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन लेता है, और अगर खुदा ना खास्ता उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल डिफरेंट हुआ तो फिर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा उसका यानी पे ऑफ करना पड़ेगा, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा यानी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी एक किस्म की। तो आपने सब्जेक्टिव नहीं होना, ऑब्जेक्टिव रहना है। आई और वी और आई थिंक और आई फील और इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने। इट कैन बी सजेस्टेड, इस चीज़ को तजवीज़ दी जा सकती है, ठीक है। ये आपका एक जो है ना अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, पेपर के अंदर जब आप लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ओवर राइटिंग कर रहे होते हैं और कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसको मैं सिंपल अल्फाज में कहता हूँ कि ठप्पे, जब आप जितने ज़्यादा ठप्पे लगाएंगे उसके ऊपर तो एक आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो एक इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लिहाजा कोशिश ये करें कि आप ओवर राइटिंग ना करें। अगर कोई गलत हो गया है उस पर एक सिंगल लाइन खींचें और आगे दोबारा उसको लिखें, क्योंकि पेपर एक ऐसी चीज़ है, कागज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जितना आप किसी चीज़ को मिटाने की कोशिश करते हैं वो मिटती नहीं, वो ज़्यादा वाज़े होकर सामने आती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जब आप वो करते हैं, जो आपकी जो जिसको मैंने कहा कि सिंथेटिक कोहेरेंस होना चाहिए, तो आपके सेंटेंसेस का आपस में लिंक हो, पैराग्राफ्स का आपस में लिंक हो। एक जिसे कहते हैं ना, एक 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 जैसे एक आप एक फिल्म देख रहे होते हैं, एक मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टार्ट होता है और एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ जाते जाते एंड तक जो है ना वो सारा वो जा रहा होता है। तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपका जो आंसर है वो एक आपस में उसका रब्त हो, सेंटेंसेस का आपस में हो, पैराग्राफ्स का आपस में हो। जो आपका स्टार्ट है उसका एक लिंक होना चाहिए आपके एंड के साथ, जो कंक्लूजन आप दे रहे हैं उन दोनों का आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं तो उसमें यह है कि आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसके रूट कॉजेज़ को या रीजंस को डिस्कस करें, और उसके जो है ना उसके आफ्टर इफेक्ट्स को डिस्कस करें। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई सॉल्यूशंस की तरफ कोई सजेशंस दी जा सकती हैं तो वो भी आप उसमें ज़रूर मेंशन करें, ताकि अगला जो आपका एग्जामिनर है उसको पता हो कि इस बंदे की जो के पास नॉलेज है और इसकी स्टडी अच्छी है। टू द पॉइंट लिखें। बहुत ज़्यादा डिटेल में जब आप जाते हैं चीज़ों का तो वो आपका रब्त टूट जाता है, दरमियान में वो जो कोहेरेंस है वो टूट जाती है, ठीक है ना। तो आपने जो है ना टू द पॉइंट रहना है, ना इधर टू शॉर्ट कि जी बिल्कुल ही आप जो है ना बस एक दो लाइन में करें, और ना ही इतना हो कि मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली मैं कुछ पेपर चेक कर रहा था, तो एक स्टूडेंट है जिसने 3 घंटे में 6 पेज लिखे, और एक और स्टूडेंट है जिसने 3 घंटे में 61 पेजेस लिखे। अब ये दोनों में क्या है कि 61 पेजेस का जो है वो भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, और जो 6 वाला है वो टू शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो इन दोनों चीज़ों को, दोनों एक्सट्रीम्स को आपने यानी उसको वो करना है, अवॉइड करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि ज़्यादातर जो हमारे लोग हमारे लोगों में एक चीज़ है कि हम जो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझते। अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो डोंट रिपीट योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को रिपीट मत करें। मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक बार ब्यूटीफुल लिखा तो दोबारा ब्यूटीफुल को रिपीट ना करें। आप गुड लुकिंग लिखें, आप अट्रैक्टिव लिखें, आप चार्मिंग लिखें, आप नाइस लुकिंग लिखें, आप जो है ना फैसिनेटिंग लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स जो हैं वो पैराग्राफ्स के अंदर लिखने की कोशिश करें, और इससे ये होता है कि आपका एक इम्प्रेशन जो है वो एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है। एक और चीज़ जो मैंने ज़्यादातर महसूस की है वो ये कि बहुत सारे हमारे लोग हैं जो जो है ना यानी बहुत ज़्यादा यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, जैसे कि मिसाल के तौर पर कहता हूँ वेरी वेरी फैंटास्टिक और वेरी वेरी गुड, तो ये जो बहुत ज़्यादा टू मैनी जो यूज़ ऑफ एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स हैं, जो तारीफ़ी वो होते हैं वर्ड्स जो होते हैं, ये भी समटाइम्स तो ये अच्छे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो किसी एक एट्रीब्यूट के लिए, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, किसी एक खूबी के लिए बस एक वर्ड का लिखना काफ़ी है। एक से ज़्यादा जब आप लिखेंगे तो आपके पास दूसरी जगह पे क्या होगी, वर्ड्स की शॉर्टेज होगी, अल्फाज की कमी होगी, तो फिर आप उसी वर्ड को दोबारा रिपीट कर रहे होंगे। तो ये मेरी तरफ से एक आपका एक वो है कि जी आप एक पर्पज़ के लिए एक ही लफ्ज़ लिखें और उस लफ्ज़ को दोबारा या उस वर्ड को दोबारा रिपीट मत करें। और इसके अलावा ये है कि आपका जो पेपर्स जो हैं उसके अंदर आप बहुत कैलकुलेटेड रहें,
ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि हमारे लोग जब लिखना शुरू कर देते हैं तो वो उनको नहीं पता होता कि मैं किधर जा रहा हूँ, किधर नहीं जा रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ, क्या नहीं लिख रहा हूँ। आई होप कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो आपकी मदद के लिए जो है ना यकीनन मुफीद होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।